बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करना है। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताया था कि चैप्टर हमारे पास इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे मेन चीज़ जो हमने सबसे मेन टॉपिक इसका पढ़ना है वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, जो कि आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूटन लॉज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नेचर को समझने में मदद देते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम न्यूटन के 3 लॉज को डिस्कस करना है हमने, तो हम वन बाय वन करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो हम ये देखते हैं कि न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या कहा था। ठीक है, न्यूटन एक साइंटिस्ट है, इसने 3 लॉज दिए थे और उसी के नाम से इनके जो है वो नाम रखे हुए हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो अब हम ये देखते हैं कि न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या कहा था, किस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में बात की थी कि जब कोई चीज़ जो है या बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहती है, और जब वो मूव कर रही होती है तो वो मूव ही करती रहती है तब तक जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती। ठीक है, जब तक हम कोई भी फोर्स उसके ऊपर नहीं लगाते। फॉर एग्जांपल एक बुक है, वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, तो वो खुद ब खुद नहीं वहाँ से हिलेगी या खुद ब खुद अपनी जगह चेंज नहीं करेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते, जब तक हम उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करवाते। ठीक है, तो इसी तरह से अगर कोई चीज़ जो है वो मूव कर रही है तो वो खुद ब खुद जो है वो स्टॉप नहीं होगी जब तक उसके ऊपर कोई अपोजिट फोर्स नहीं लगेगी, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लगेगी, तो वो खुद ब खुद जो है उसकी मोशन स्टॉप नहीं हो सकती। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद बॉडीज विच आर आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो किन बॉडीज को डील करता है, बेशक बॉडी रेस्ट में हो या फिर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही हो स्ट्रेट लाइन में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी एट रेस्ट remains at rest provided no net force act on it। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि एक बॉडी जो है वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करती। नेट फोर्स मींस किसी भी किस्म की कोई भी फोर्स या रिजल्टेंट फोर्सेस को हम कहते हैं। तो यहाँ पे साइड पे नेट फोर्स की डेफिनेशन भी है। नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। नेट फोर्स क्या होती है, जितनी भी बॉडी के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही होती है उन सबका जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं, हम सबको सम करते हैं, तो जो हमारे पास फोर्स आती है उसको हम बोलते हैं नेट फोर्स। Okay, this part of the law is true as we observe that objects do not move by themselves unless someone moves them। तो ये बात जो है वो ट्रू है, हमने ये बात देखी है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो खुद से मूव नहीं करता जब तक कोई बंदा उसको मूव नहीं करवाता। फॉर एग्जाम्पल आप बुक लेइंग ऑन अ टेबल, जैसे कि एक बुक जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है। A book laying on a table remains at rest as long as no net force act on it। एक बुक जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है, वो टेबल पे ही पड़ी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करती। ठीक है, इसी तरह से है, ये तो हमने रेस्ट की एग्जांपल ले ली। इस तरह से अब मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप मूविंग बाय इटसेल्फ। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो खुद ब खुद स्टॉप नहीं होगा। अ बॉल रोल ऑन अ रफ सरफेस स्टॉप्स अर्लियर देन दैट रोल ऑन अ स्मूथ ग्राउंड। अब यहाँ पे इसका ये मतलब है कि अगर एक बॉल जो है वो रफ सरफेस पे मूव कर रही है और दूसरी बॉल जो है वो स्मूथ सरफेस पे मूव कर रही है, तो कौन सी बॉल जल्दी जो है वो स्टॉप हो जाएगी? तो ऑफकोर्स जो रफ सरफेस वाली जो है वो जल्दी स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि रफ सरफेस में अपोजिंग फोर्स क्या है, ज़्यादा है। उसने जल्दी बॉल को क्या कर दिया, अपोज कर दिया, उसको रोक दिया, उसकी मोशन को स्टॉप कर दिया। इट इज़ बिकॉज रफ सरफेस ऑफर ग्रेटर फ्रिक्शन। तो वही बात हो गई कि जो रफ सरफेस है उसमें फ्रिक्शन ग्रेटर होती है। अब फ्रिक्शन क्या होती है, जो अपोजिंग फोर्स होती है, जो ऑब्जेक्ट को रोकती है। ठीक है, उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। इफ देयर वुड बी नो फोर्स टू अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी देन द मूविंग बॉडी वुड नेवर स्टॉप। तो अगर कोई ऐसी फोर्स ना हो जो उसको या उस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स ना लगे जो उसको रोक सके, उसकी मोशन को रोक सके, तो बॉडी क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी। तो इस तरह से अगर हम इसकी स्टेटमेंट को देखें तो स्टेटमेंट क्या है, अ बॉडी कंटिन्यूस इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। एक बॉडी जो है वो अपनी कंटिन्यूस स्टेट में रहती है, बेशक वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है। अब जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। और लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो इनिशियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को भी डील करता है, इसलिए हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो जब ये लॉ ऑफ इनर्शिया आएगा तो आपने इसकी स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है। पहले आप इसकी ये पिंक बॉक्स वाली स्टेटमेंट लिखेंगे,
उसके बाद लास्ट वाली 3 लाइन्स लिखेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर स्टेट लॉ ऑफ इनर्शिया, तो दोनों में आपने इसकी स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है और फिर लॉ ऑफ इनर्शिया अगर आता है तो उसके बाद उसकी 3 लाइन्स लिखनी है। अब जो स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं, वो इसमें ये मिस्टेक करते हैं कि जब लॉ ऑफ इनर्शिया आता है तो वो इसकी स्टेटमेंट तो नहीं लिखते, बस ये लास्ट वाली 3 लाइन्स लिख देते हैं। अब जब तक आप उसकी स्टेटमेंट ही नहीं लिखोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद इसके 3 लाइन्स लिखेंगे। सिंस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, देयरफॉर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, इसलिए हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जो कि एक्सरसाइज में भी है, ठीक है। इसका आंसर आप बेशक यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें, साइड बॉक्स से कर लें, एक ही बात है। तो कह रहे हैं कि जब बस जो है वो टर्न लेती है तो पैसेंजर जो है वो आगे की तरफ या आगे की डायरेक्शन में गिरते क्यों हैं, फॉल क्यों करते हैं। तो इसलिए क्योंकि जो पैसेंजर का लोअर पार्ट होता है वो बस के साथ कॉन्टेक्ट में होता है, जबकि जो उसका अपर पार्ट होता है वो कॉन्टेक्ट में नहीं होता। जो लोअर पार्ट होता है वो बस के साथ क्या करता है, कॉन्टेक्ट में होता है, इसलिए जब बस स्टॉप होती है तो वो स्टॉप हो जाता है। लेकिन जो अपर पार्ट होता है वो क्योंकि कॉन्टेक्ट में नहीं होता तो बस के साथ जो है वो मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। तो इसलिए जो बंदा है वो फिर या इंसान है जो पैसेंजर है वो क्या करता है, आगे की तरफ गिरता है, ठीक है। When a bus takes a sharp turn, passengers fall in the outward direction. It is due to inertia. ऐसा क्यों है, inertia की वजह से है, ठीक है। That they want to continue their motion in a straight line and thus falls outward. और इसकी वजह से वो क्या होता है, गिर जाता है, आगे तरफ जो है वो गिरता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने जो इसका नेक्स्ट लॉ है वो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में इसने क्या बात की है, अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में उसने बात की है कि जब एक नेट फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट करती है तो क्या होता है। जब एक नेट फोर्स जो है उसको बॉडी के ऊपर लगाते हैं, बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, तो उस बॉडी में क्या हो जाता है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई की है। और उस एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है नेट फोर्स के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है मास के, ठीक है। तो कैसे कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, यानी कि एफ जो है वो एक्सेलरेशन की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर फोर्स कम लगाएंगे तो एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगा। इस तरह से जो एक्सेलरेशन है वो मास की इन्वर्सली प्रोपोर्शन है कि अगर बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, अगर बॉडी का मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसको हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं, सेकेंड वाली को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। उसके बाद लिखेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ए प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम। अब ये हमारे पास एफ ओवर एम है, एम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल टू एम ए, ठीक है। जब इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं तो क्या लगा देंगे, इज इक्वल टू लगा देंगे, साथ में हम कांस्टेंट यूज करते हैं, जो कांस्टेंट यहाँ पे यूज किया हुआ के है, तो एफ इज इक्वल टू के एम ए आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम के की वैल्यू 1 कंसीडर करते हैं, के की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा आपसे ये पूछता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो आपने उसकी स्टेटमेंट सुनाने नहीं बैठ जाना, आपने क्या करना है, उसको जस्ट फॉर्मूला बताना है, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम उसकी स्टेटमेंट को देखें तो क्या थी, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। जब एक नेट फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट करती है तो उसमें क्या चीज प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। किसकी डायरेक्शन में, नेट फोर्स की डायरेक्शन में। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है एक्सेलरेशन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेट फोर्स की और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास की, ऐसे कि हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। ये इसकी स्टेटमेंट है और ये इसकी डेरिवेशन है साथ ही। तो यहाँ पे अब अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो फोर्स के यूनिट हमें पता है वो क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं या kg/-2 होते हैं, ठीक है। तो कैसे बनेंगे, जैसे मास है, मास के यूनिट हमारे पास kg होते हैं और एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होते हैं, ms-2। तो इस तरह से बन जाएगा kg/-2 बन जाएंगे, या फिर क्या बन जाएगा 1 न्यूटन। अब अगर हम ये कहते हैं कि F की यूनिट हमारे पास 1 न्यूटन है, ठीक है, और मास की क्या है, kg है, और A की क्या है, ms-2 है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे kg/-2 बन जाएगा। तो 1 न्यूटन हमारे पास इक्वल होता है kg/-2 के। तो इसका मतलब ये है
कि 1 न्यूटन हमारे पास इक्वल होगा अगर हमारे पास बॉडी का मास 1 kg हो और उसमें जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो, तो हमारे पास जो फोर्स है वो कितनी होगी, 1 न्यूटन होगी। तो ये यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेप्स में लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है इसको वर्डिंग में लिखा हुआ है कि 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। 1 न्यूटन जो है वो फोर्स है जो कि प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी, और इस बॉडी का मास कितना होता है, 1 kg। ठीक है, तो यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। इसमें आपने जो है वो इसमें मैथमेटिकल फॉर्म में भी आ जाएगा और वर्डिंग में भी आ जाएगा, दोनों तरह से आपने लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक सेकंड लॉ जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद इसकी एग्जांपल है 3.1, वो हम साथ ही देख लेते हैं कि फाइंड द एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स 20 न्यूटन फोर्स इन अ मास ऑफ 8 kg। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, फोर्स हमारे पास 20 न्यूटन है, मास कितना है, 8 kg है। मास 8 kg है, फोर्स 20 न्यूटन है और एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है। ये गिवन डाटा में आ जाएगा, टू फाइंड में हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, और हमने फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, 3 चीज़ें हैं इसमें, मास, फोर्स और एक्सेलरेशन, तो F इज इक्वल टू ma बन जाएगा। जब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, फोर्स हमारे पास 20 न्यूटन है, मास हमारे पास 8 है और एक्सेलरेशन हमारे पास जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 20 को 8 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 और साथ में जो इसके एक्सेलरेशन के यूनिट होते हैं वो ms-2 होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह से एग्जाम्पल 3.2 है और उसमें क्या कहा गया है, क्या फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। अब हमारे पास यहाँ पे मास जो है वो 5 kg है, प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 ms-2। जो एक्सेलरेशन है वो 10 ms-2 है, बट एक्सेलरेशन द सेम फोर्स विल प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ मास 8 kg। अब हमारे पास एक एक्सेलरेशन गिवन है, दूसरा एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक मास जो है वो हमारे पास 5 kg है, दूसरा मास जो है वो 8 kg है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे दो बॉडीज हैं, यहाँ पे एक m1 है, दूसरा m2 है, एक एक्सेलरेशन a1 है, दूसरा a2 है। ठीक है, और यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वही लगाएंगे, F इज इक्वल टू m1 a1, और क्योंकि दो हैं तो यहाँ पे हम दोनों बॉडीज के दो फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स दोनों की सेम रहेगी। ये उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है कि एक्सप्रेशन इज द सेम फोर्स, फोर्स दोनों में सेम है, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूलाज होंगे वो दो होंगे। एक बन जाएगा F इज इक्वल टू m1 a1, F इज इक्वल टू m2 a2, लेकिन F क्या है, सेम है। जब दोनों हम, क्योंकि इसकी ये वाली साइड सेम है, दोनों को हम क्या कर लेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2। अब m1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि 5 है, a1 की वैल्यू हमारे पास 10 गिवन है, m2 की वैल्यू 8 गिवन है और a2 हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आता है उसको 8 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और a2 इज इक्वल टू 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो दो एग्जांपल्स मैंने आपको करवा दी हैं, जो 3.3 एग्जांपल है ये आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी, इसकी आपने साथ ही इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमने करना है मैथ्स एंड वेट वाला। ठीक है, तो आज हमने 2 लॉज को डिस्कस किया और साथ में 3 एग्जांपल्स, जो कि 2 मैंने खुद करवाई हैं और एक आप लोग खुद करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा और आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, और इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा क्योंकि ये लेक्चर इंपॉर्टेंट था और ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको लॉन्ग के लिए भी तैयार करें और शॉर्ट के लिए भी तैयार करेंगे। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।